मीनाम। आवाज आ रहा है मीनम? आवाज तो आ रहा। हम भी जस्ट अभी खाना खाए। हाँ। हो गया लेकिन चलो। एग्जाम डेट आ गया। वो हम डेट पता नहीं, न्यूज़पेपर में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आ गया ना ऑफिशियल साइट में। या आ गया बोल रहे हैं। तो इसलिए सब लोग भी पूरा टेस्ट करा रहा है उनके साथ दुमादुम। टेस्ट को अटेंड करने से ठीक है। हम्म। संडे होगा ना, एवरी संडे? हाँ, एवरी संडे। ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में ठीक है हम लोग डिस्कस किया था पहला आइसोलेटेड टी बीम के लिए, राइट। तो इसमें आपका एल नॉट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो, जीरो मोमेंट इन द बीम, ओके, इन द बीम। उसके बाद एल नॉट का वैल्यू के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अलग अलग, अगर फिक्स एंड कंटिन्यूअस है तो बस एल नॉट का वैल्यू को लेना है। एल नॉट विल बी इक्वल टू 0.7 टाइम्स एल। एल क्या है? एल है आपका इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एल बी इक्वल टू कैपिटल एल। ओके, अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है आपका स्लैब प्लस बीम टाइप। ओके, सेकंड केस है स्लैब प्लस बीम टाइप। तो स्लैब प्लस बीम टाइप, तो ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया आपका नीचे वाला साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू। और ठीक है, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली ये एक स्लैब है, ठीक है, ये एक स्लैब है, बट इसको एज ए टी सेक्शन जैसा ही बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब कि एडिक्वेट डिस्टेंसेस में ऐसा रिब होगा, ठीक है, इस किस्म से ऐसा। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एंड में हमेशा आपका एल सेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीच में देखोगे तो एक टी सेक्शन ये हो गया नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 टी सेक्शन ये वाला, और नंबर 3 टी सेक्शन ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को बस एक टी सेक्शन को फॉर ए यूनिट लेंथ डिजाइन करना है, ठीक है, और बाकी का पूरा डिजाइन उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये जो आपका रिब पोर्शन है, तो एक रिब को हम लोग बस यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स 1 मीटर के लिए डिजाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी लेंथ होगा, अगर 5 मीटर होगा तो उसी उसी तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद बाकी टी सेक्शन भी ऐसा ही बनेगा। ओके
ठीक है। सो अब देखो, जब हम लोग स्लैब प्लस बीम टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखो पहला, ओके, तो पहले देखो, ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये जो टी सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है, तो पहले चलो आप लोग नीचे वाला डायग्राम को देख लो। ओके, ये वाला डायग्राम को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट, ओके, बिटवीन द एडजेसेंट रिब, ये डिस्टेंस को मैंने लिया है L1 करके, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिया है L2, ठीक है। सिमिलरली अगर आगे बढ़ेंगे तो ये लेट्स कंसीडर ये होगा L3, ठीक है। अब ये स्पेसिंग ऐसा भी हो सकता है कि आपका L1 L2 L3 बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओके मे बी दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में देखो, L1 और L2 मतलब कि मैंने भी आप लोगों को बता दिया L1 L2 क्या है। L1 L2 है आपका एडजेसेंट, मतलब कि जो आपका एक दो रिब का बीच में डिस्टेंस को मैंने एक को लिया है L1 और दूसरा को लिया है L2, ठीक है। और ध्यान से ये है आपका क्लियर डिस्टेंस। क्लियर डिस्टेंस मतलब कि अभी देखो हम लोग यहाँ पे डिजाइन क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन करने के लिए ये सेंटर वाला टी सेक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सेंटर वाला टी सेक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो सेंटर वाला टी सेक्शन के लिए, ओके, तो सेंटर वाला टी सेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने दो अलग अलग नंबरिंग दिया है, एक मैंने दिया है नंबर 1, दूसरा दिया है नंबर 2। नंबर 1 किसके लिए है? नंबर 1 इज फॉर लोड कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 है वो है आपका एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो पहला वाला जो है लोड कैलकुलेशन के लिए, इसके लिए देखो जो सेक्शन का विड्थ होगा, जो आपका सेक्शन टी सेक्शन का जो टोटल विड्थ मतलब देखो क्या है, टोटल विड्थ मतलब कैपिटल बी, ठीक है। तो ये टी सेक्शन का जो कैपिटल बी होगा, इसको देखो हम लोग कैसे लेंगे, अरे ओके, इसको देखो कैसे लेंगे। इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, ठीक है। अभी देखो टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये क्या है, ये है L1। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है L2। और बीच वाला क्या है, BW। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग टी सेक्शन को इधर में हाफ ऑफ द स्लैब लेंगे। हाफ ऑफ द कौन सा स्लैब, जो आपका टी सेक्शन, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 जो रिब का बीच में फंसा है, उसका क्लियर डिस्टेंस का हम लोग हाफ लेंगे, ठीक है। तो इधर से हम लोग क्या लेंगे, इधर से हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे L1/2। उसके बाद इधर में क्या लेंगे, इधर में जो आपका L2 है, राइट, तो हम लोग लेंगे L2/2। दैट मीन्स टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ होगा L1/2 प्लस BW प्लस L2/2। ओके, तो आई गेस यहाँ तक क्लियर। किसी को कुछ डाउट होने से ओके बीच में आप लोग ओके सीधा पूछ लो। ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है, ओके, तो सीधा डिस्टेंस में गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब इसको पर ओके। तो अब देखो ये तो हो गया आपका लोड के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपका टी सेक्शन में हमेशा दो अलग अलग किस्म का, ओके, दो आपका अलग अलग किस्म का विथ होता है। एक होता है जो उसका एक्चुअल विथ, ठीक है, एक जो होता है उसका एक्चुअल विथ, मतलब कि एक जो आपका टी सेक्शन होगा जो हम लोग कंसीडर करेंगे, एक जो होगा उसका एक्चुअल विथ। तो एक्चुअल विथ विथ को ही हम लोग क्या लेते हैं, उसी को हम लोग लेते हैं कैपिटल बी करके। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपका जो एक्चुअल लोडिंग होगा वो आपका थ्रू आउट द स्पैन कहीं पे भी होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट द होल विथ कहीं पे भी होगा ऐसा नहीं है, वो अप टू ए सर्टेन विथ ही आपका रहता है, राइट। तो ये विथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये विथ को हम लोग बोलते हैं BF करके, ठीक है। तो मतलब कि लोड, जब आपको लोड निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, जब आपको लोड निकालना पड़ेगा तो आपको बी करके ही लेना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन हम लोग छोड़ रहे हैं उसका भी तो अपना वेट है, राइट, उसका भी तो अपना वेट है, तो उस वेट को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस वेट को भी हम लोग को लेना पड़ेगा। सो लोड के लिए हम लोग टोटल को लेते हैं, बट एनालिसिस के लिए हम लोग बीएफ करके लेते हैं, ठीक है। सो ये बीएफ के लिए सेम आईएस कोड का फॉर्मूला है, ये नीचे मैंने लिख के रखा है, ठीक है। वन मोर थिंग, मैंने क्या बोला है, हम लोग बस किसके लिए डिजाइन करेंगे, हम लोग डिजाइन करेंगे फॉर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के लिए ही डिजाइन करते हैं। तो सिमिलरली एनालिसिस के लिए होगा, जो होगा वो भी आपका 1 मीटर ही होगा, ओके। तो अब आते हैं नीचे, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है कि इन दिस केस एरिया टू बी कंसिडर्ड फॉर लोड कैलकुलेशन फ्रॉम स्लैब ओवर 1 मीटर लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। तो मतलब कि अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा जो आपका टी सेक्शन था, लेट्स कंसीडर ये वाला ही था, लेट्स कंसीडर ये था, ठीक है। हम लोग इसको एज ए एक सिंगल बीम जैसा ही इसको डिजाइन कर रहे हैं, कितना के लिए, फॉर ए यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स 1 मीटर के लिए, ठीक है। तो अब देखो एरिया कितना होगा, इसका एरिया अभी तो क्लियर हो गया, एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू, ठीक है, एरिया विल बी इक्वल टू जो इसका लेंथ है, दैट मीन्स कैपिटल बी क्या होगा, कैपिटल बी होगा L1/2 प्लस BW प्लस L2/2, राइट। और हम लोग किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, 1 मीटर के लिए, तो बस 1 मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया टू बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन। तो मतलब कि ये जो मैंने आपका ऐसा शेड करके लिखा है, जो शेड करके दिखाया है, तो नंबर 1 वाला पार्ट, ओके, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला नंबर 1, ठीक है। तो उसके लिए एरिया को कैसे लिया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। उसके बाद आते हैं अभी नेक्स्ट, ओके, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हम लोग कैसे लेंगे। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए, ओके, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए देखो ये आईएस कोड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस आईएस कोड में, आईएस कोड का फॉर्मूला में देखो, ये आपका पेज नंबर कहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका एक टी बीम है, जो टी बीम है उसके लिए बीएफ क्या होगा, बीएफ होगा आपका L0/6 प्लस BW प्लस 6BF। लेकिन ध्यान में रखना है ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये है आपका स्लैब प्लस बीम टाइप के लिए, ठीक है। अगर बस बीम होगा तो उसके लिए फिर मैंने, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया था ऊपर में, राइट, इसका देखो फॉर्मूला ये अलग है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए। तो अगर स्लैब प्लस बीम टाइप है उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल बीम होगा, तो एल बीम है, तो देखो एल बीम मतलब क्या है, एल बीम का मतलब ही होता है कि आपका टी बीम का ये हाफ होता है, ठीक है। अगर ये आपका टी सेक्शन है तो ऑफकोर्स एल बीम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो BW रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से देखो BW एज इट इज रहेगा, बाकी इसका हाफ लेना है और इसका हाफ लेना है। दैट मीन्स एल बीम के लिए BF क्या हो जाएगा, L0 यहाँ से देखो हाफ, मतलब कि इसका हाफ लेना है तो नीचे क्या हो जाएगा 12 प्लस BW, क्योंकि BW तो आएगा ही, उसके बाद प्लस क्या होगा 3DF, ठीक है, प्लस 3DF। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, कैसे हम लोग निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो और एक कंडीशन क्या है, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। अब फॉर टी बीम BF मैक्स कितना हो सकता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्लैब्स, और एल बीम के लिए L1/2 प्लस BW, ठीक है। अब ओके, अब यहाँ पे देखो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को बता लेता हूँ, ये देखो जो आपका टी बीम था, BF क्या है आपका L0/6, L0 क्या है, L0 देखो सेम है, L0 क्या था, L0 था आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स, ठीक है। L0 है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, ओके। तो अब देखो BF देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अब ओके गाइस ये वाला पार्ट देखो ध्यान से सुनना, लेट्स कंसीडर ये वाला है आपके पास एक टी बीम, ठीक है, ये वाला है आपके पास एक टी बीम। तो टी बीम में टोटल विड्थ क्या पॉसिबल है, टोटल विड्थ है आपके पास कैपिटल B,
और इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि अंदर में कोई एक सेक्शन होगा, तो उसी को हम लोग लेते हैं BF करके। अब ये वाला पार्ट सुनो। अब देखो आपका BF, यस डायग्राम में तो अभी हम लोग को पता है कि थोड़ा सा एरिया हम लोग को छोड़ के अंदर की तरफ ही CG की तरफ ही लेना पड़ता है, लेकिन BF आप कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूला है। अभी टी बीम है तो BF क्या होगा? L0/6 प्लस BW प्लस 6DF, राइट। अब देखो इस फॉर्मूला से आपका लेट्स कंसीडर कि BF का वैल्यू B से भी बड़ा आ गया, आपका BF का वैल्यू B से भी बड़ा आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो BF कहीं यहाँ बाहर पहुंच गया, राइट। B से भी बड़ा आके मतलब कि इसने एक्स्ट्रा एडिशनल एरिया ले लिया। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिकली आपको पता है कि आपका टी सेक्शन का मैक्सिमम विड्थ कितना है, वो तो आपका B तक ही है, ठीक है। तो ये BF जो मैक्सिमम करके लिखा है ये कुछ अलग चीज नहीं है। इसका कहने का मतलब बस ये है कि आपका BF का वैल्यू कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपका BF का वैल्यू, ठीक है, B से अगर बड़ा आ जाएगा तो आपको सीधा क्या लेना है? आपको BF इक्वल टू B करके ही लेना है, बड़ा वैल्यू को सीधा छोड़ दो, क्योंकि वो B से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्लैब्स। तो देखो डायग्राम में यही है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्लैब्स, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्लैब अगर आप देखोगे, ये वाला स्लैब को देखोगे, इसका क्या है? L1। तो इसका सेंटर क्या होगा? अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है एडजेसेंट स्लैब्स का, मतलब कि एक ये वाला स्लैब और एक ये वाला स्लैब, तो इस साइड में क्या होगा? वही L1/2, इधर में L1/2 प्लस BW, L1/2 प्लस BW प्लस L2/2। तो यही क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 होल बाई 2 प्लस BW। ओके, उसी चीज को यहाँ पे लिखा है बस। ओके ओके, सो उसी को देखो यहाँ पे भी हाँ, बाकी तो सेम है। L0 क्या होगा? L0 देखो, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड होगा तो क्या होगा? ये सीधा L इफेक्टिव के बराबर होगा। और L0 क्या होगा? 0.7 टाइम्स L इफेक्टिव होगा। कब होगा? अगर आपका ये फिक्स्ड या फिर कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो ये कंडीशन सेम है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स, ठीक है। अभी हम लोग एनालिसिस देखेंगे, टी सेक्शन का एनालिसिस। ओके, आज GS का क्लास है क्या? हो गया सर, अभी खत्म हो गया है। ओके ओके, नहीं कोई नहीं आ रहा। तो बाकी लोग का वेट हो सकता है। ओके 7:30, चलो हो जाए, बोलो देख लेंगे जो आएंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट आते हैं आपका ये एनालिसिस पे, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ टी बीम देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक्चुअली WSM मेथड से आपका टी सेक्शन का एनालिसिस इजी है। आपका LSM मेथड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उधर। ओके, तो अब देखो एनालिसिस ऑफ टी बीम, तो शुरू करते हैं। देखो सेम नंबर 1, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो देखो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये ना तो आपका शेप रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर, ओके, सर्कुलर है, टी सेक्शन है, L सेक्शन है, ये शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है, राइट। क्योंकि ये बस दो चीज पे डिपेंड करता है, वो था आपका K × D, राइट। और K किस पे डिपेंड करता है? K डिपेंड करता है आपका सिग्मा ST पे, राइट। क्योंकि आपका K का अल्टीमेटली फॉर्मूला था M सिग्मा CBC बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ओके, इनटू इफेक्टिव डेप्थ। तो मतलब कि
ये जो फॉर्मूला है एक्सी निकालने का, इट इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बीम। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस डायग्राम, जो कि लीनियर करके हम लोग डब्ल्यूएसए मेथड में एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस टी सेक्शन हो गया, डबली रेनफोर्स हो गया, सिंगली रेनफोर्स हो गया, ये हमेशा सेम होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ओके, अब यहां से ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो आपका दो केस बनेगा। केस नंबर वन क्या है? केस नंबर वन है इफ एक्स ए इज लेस देन इक्वल टू डी एफ, दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए इज इन द फ्लैंज एरिया। ठीक है, सो फ्लैंज एरिया पे है, मतलब कि अभी ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो अभी डीएफ का मतलब क्या है? डीएफ का मतलब है आपका जो फ्लैंज है उसका डेप्थ कितना है, राइट? बीएफ। अब देखो एनालिसिस के लिए हम लोग बी को यूज नहीं करते हैं, हम लोग सीधा बीएफ को यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बीएफ करके ही दिखा दिया है। ठीक है, तो अब देखो ये पहला कंडीशन क्या बता रहा है? पहला कंडीशन बता रहा है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज पे ही लाई करता है। ठीक है, मतलब कि ये नीचे वाला पोर्शन क्या था? ये वाला पोर्शन वेब था, और ऊपर वाला सेक्शन आपका है फ्लैंज। तो अगर आपका एक्स से दैट इज न्यूट्रल एक्सिस लाई फ्लैंज पे ही लाई करेगा, ठीक है, तो देखो मतलब कि ये फ्लैंज पे कब तक लाई करेगा? जब तक आपका एक्स ए का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? एक्स ए का वैल्यू देखो मैक्सिमम हो सकता है डीएफ। ठीक है, मतलब कि अगर आपका एक्स ए का वैल्यू इक्वल टू डीएफ होगा, तो मतलब कि आपका न्यूट्रल एक्सिस यहां से ऐसे गुजरेगा, राइट? तो अगर ये ऐसे गुजर रहा है, तो मतलब कि देखो ये फ्लैंज पे ही लाई कर रहे हैं। लेकिन जिस पॉइंट में आपका एक्स से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा भी डीएफ से बड़ा हो जाएगा, तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब कि वेब में आ जाएगा। तो वो होगा केस टू। ठीक है, तो केस वन में ओके, तो केस वन में अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी देखो जब ठीक है, अब देखो एक्चुअली में देखो आपका टी सेक्शन कुछ ऐसा है, राइट? लेकिन अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ ऊपर कहीं लाई करता है, ठीक है, मतलब कि फ्लैंज में लाई करता है, तो देखो एक तो कंक्रीट एरिया जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है, इसका तो कुछ काम है ही नहीं, राइट? हम लोग को बस कौन सा एरिया से मतलब है? हम लोगों को कंक्रीट का वो वाला एरिया से मतलब होता है जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करता है, तो देखो आपका कंक्रीट का सेक्शन जो आपको जो एरिया आपको कंसीडर करना है, वो हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा, राइट? वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा, क्योंकि अगर मान लो आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ वेब में होता, तब ये एडिशनल ये एक्स्ट्रा एरिया वेब वाला पोर्शन अलग से हम लोग को लेना पड़ता। बट अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ ऊपर में ही है, तो नीचे वाला से हम लोग को मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि अल्टीमेटली आपका टी सेक्शन जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा ही हो गया एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में देखो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सेम होगा। ओके, द फॉर्मूला विल बी सेम। ओके, द फॉर्मूला विल बी सेम एज रेक्टेंगुलर बीम। तो रेक्टेंगुलर बीम का ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, तो बस इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया कर देंगे। ठीक है, और ये बस किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है जब आपका एक्स से फ्लैंज में लाई करेगा, मतलब कि ये डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से कम होगा या फिर उसके मैक्सिमम उसका वो इक्वल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है अंडर रेनफोर्स कब होता है, बैलेंस सेक्शन कब होता है, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन कब होता है, राइट? तो मतलब कि हम लोग ये, और एग्जाम में देखो टी सेक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी केस पे आता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका इसी केस में आता है, क्योंकि एक्चुअली ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी मतलब कि टी सेक्शन का क्वेश्चन देगा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे कि आपका एक्स से न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस नंबर टू।
ठीक है, व्हेन एक्स ए ओके इज ग्रेटर देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा मुझे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा लिख ही लो। ओके, तो इस केस में देखो, अभी डायग्राम से ही क्लियर है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपका वेब में आ गया, ठीक है, वो आपका वेब में लाई कर रहे हैं। तो अगर वो वेब में लाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखो एक टी सेक्शन ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कंक्रीट एरिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके करते हैं। ओके, कंडीशन तो आप लोग समझ गए, ये वेब में लाई करेगा। अभी एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस को निकालते हैं, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, XA को निकाल लेते हैं। सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओके, सो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए, ठीक है, अभी देखो, ठीक है गाइस, चलो मैं इसको ये डायग्राम फिर गंदा नहीं करूंगा, इधर ही अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो बता देना। ओके, तो ये देखो, मतलब कि ये वाला सेक्शन आपका न्यूट्रल एक्सिस यहीं से लाए ओके पास हो रहा है, ठीक है। इसको देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेप का है तो इसको अलग अलग करके लेंगे। तो पहला होगा ये नंबर 1, उसके बाद इसको लेंगे नंबर 2 करके। तो हम लोगों को देखो चीज तो वही करना है, क्या करना है हम लोगों को, इक्वेट करना है, इक्वेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, हम लोग को मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करना है। सो मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करने के लिए अभी पहले लेंगे सेक्शन 1। तो ये जो 1 है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया देखो क्या होगा, हम लोग को विड्थ पता है BF, राइट, और उसका डेप्थ क्या है, उसका डेप्थ है DF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया विल बी इक्वल टू BF इंटू DF, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देखो कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हम लोग को चाहिए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से, ये न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग को डिस्टेंस को चाहिए। तो हम लोग को पता है कि न्यूट्रल एक्सिस ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये टोटल डिस्टेंस x से है कि नहीं है, x से है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो CG कहाँ पे होगा, CG होगा सेंटर पे। तो CG अगर सेंटर पे होगा तो ये जो टॉप डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DF/2, ठीक है। तो मतलब कि अभी हम लोग XA से अगर ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यस, ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को लिख रहा हूँ XA माइनस DF/2, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर 1 के लिए। अभी प्लस नंबर 2, अब देखो नंबर 2, ये डिस्टेंस कितना होगा, अभी ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तो देखो ये है DF, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, XA से क्या माइनस करेंगे, DF को माइनस करेंगे, राइट। और हम लोग को विड्थ पता है, इसका विड्थ क्या है, इसका विड्थ है BW। दैट मीन्स नंबर 2 जो मैंने लिखा है ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा आपका XA माइनस DF, राइट, इंटू क्या होगा, इंटू BW, आ गया एरिया। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये भी रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो ये इस डिस्टेंस का ये हाफ होगा, हाफ होगा। तो हाफ मतलब कि ये हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता है, तो हाफ क्या होगा, XA माइनस DF/2, राइट, XA माइनस DF/2 होगा। तो ये डिस्टेंस को मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, XA माइनस DF/2, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट, ठीक है, ओके। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो नीचे वाला पार्ट तो अभी हम लोग को ऑलरेडी पता ही है, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है आपका MAST, राइट, इनटू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होगा आपका D
माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए देखो इसको आप लोग कितना फॉर्मूला बाय हार्ट करोगे, राइट। तो बेस्ट है, देखो अगर आपने फॉर्मूला को समझ लिया है, तो कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो ये तो आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। एक दो बार जब न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और याद नहीं होने से भी हमेशा आप लोग डायग्राम ड्रॉ करके साइड में ऐसे निकाल दो, ओके। तो यहाँ से अभी देखो मैं फिर से, अभी देखो ये तो हो गया एक्स से। अब देखो बाकी कंडीशन तो ऑलरेडी पता ही है हम लोग को, एक्स से अगर एक्सी से कम होगा तो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। एक्स से अगर आपका एक्सी के बराबर होगा, ये होगा बैलेंस सेक्शन, ठीक है। और अगर आपका एक्स से बड़ा होता है एक्सी से, ये क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। बस, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ एरिया निकालने का फॉर्मूला। अरे मोमेंट ऑफ एरिया बोल रहा हूँ, आपका एक्स से निकालने का फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहला वाला केस में तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सीधा हम लोगों ने राइट रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला ही यूज किया था, बट इस केस में अभी हम लोग को थोड़ा अलग फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम लोग कंप्रेशन जोन से ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, क्यों निकालेंगे चलो इसका भी आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट लिखते हैं तब तो। अब इसमें थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। So sir, one second, sir. Sir, ये XA minus DF था into BW into XA minus DF total by 2 है तो ना, वो XA minus DF by 2 है तो ना वो। हाँ ये टोटल है, टोटल, सॉरी। हाँ, ओके मैंने एक्स ए माइनस डी ए बाई टू ही लिख दिया, ये टोटल है एक्स ए माइनस, गुड, ओके। ये एक्स ए माइनस डी ए बाई टू होगा, ओके। जिन्होंने एक्स ए माइनस डी ए बाई टू बस किया था इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। एक्स ए माइनस डी ए बाई टू, ओके। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर, ठीक है। इसको मैं देखो अभी पहले मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, सी वन इंटू एल ए वन प्लस सी टू इंटू एल ए टू, ठीक है। अब इसके लिए चलो मैं इसी डायग्राम को यूज करता हूँ, तो इसको कॉपी करके ला। ओके, तो इस डायग्राम में देखो अभी मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है, ऊपर वाला सेक्शन के लिए जो इसका टोटल फोर्स होगा, ठीक है, जो कंक्रीट एरिया है जिसके वजह से कंप्रेसिव फोर्स आएगा, तो उसको मैंने C1 करके लिया है। और जो ये नीचे का जो वेब का पोर्शन जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर में है, उसके लिए मैंने उसको डिस्टेंस, ओके सॉरी, फोर्स को लिया है C2 करके, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म करके बोलते हैं, राइट। तो मैंने वही लिखा है कि C1 फोर्स के साथ अगर हम लोग लीवर आर्म डिस्टेंस को निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके साथ अगर C2 और उसका लीवर आर्म डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वही क्या होगा, आपका टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, राइट। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी एक एक करके निकालेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, मैंने ये एज्यूम किया है कि जो आपका C1 फोर्स है, वो आपका जो इसका CG है, ठीक है, C1 फोर्स का, दैट लाइज टॉप सरफेस से, दैट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ y1। और उसके बाद जो आपका C2 फोर्स है, जो आपका C2 फोर्स है, दैट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ y2 फ्रॉम द टॉप सरफेस, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए एज्यूम किया है क्योंकि हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि आपका टॉप मोस्ट सरफेस से अप टू द रेनफोर्समेंट का सेंटर तक डिस्टेंस क्या है, यही तो आपका D है। तो D से
अगर मैं y1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे LA1 मिल जाएगा, और मैं D से y2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे LA2 मिलेगा। ठीक है, तो लीवर अर्न निकालने के लिए मैंने इसको ऐसे y1 और y2 करके ले लिया है। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी देखो फोर्स C1, अब फोर्स C1 देखो कितना होगा। ठीक है, अब डायग्राम में देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहां पे होगा, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पे होगा, टॉप मोस्ट सरफेस, उसको मैंने लिया है CA। ठीक है, और जहां पे आपका फ्लैंज खत्म हो रहा है वहां पे मैंने स्ट्रेस को क्या लिया है, C डैश करके लिया है। ठीक है, उसको मैंने C डैश करके लिया है। अब मुझे कोई बता दो कि आपका C1 फोर्स कितना होगा। ओके, तो देखो फोर्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बस स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, मतलब कि एरिया इंटू अगर मैं स्ट्रेस कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एरिया क्या होगा, टॉप अभी पहला C1 के लिए कर रहे हैं, तो C1 इज फॉर फ्लैंज। ठीक है, तो ये फ्लैंज के लिए है, तो फ्लैंज पार्ट के लिए एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका BF इंटू DF मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस देखो टॉप मोस्ट सरफेस में CA है, और आपका फ्लैंज का एकदम नीचे में, एकदम फ्लैंज में, फ्लैंज जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे क्या है, C डैश है। तो एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, एवरेज स्ट्रेस होगा CA प्लस C डैश, सॉरी C डैश बाई 2। ठीक है, ये हो गया। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, अभी जो फ्लैंज वाला सेक्शन है उसके लिए स्ट्रेस को हम लोगों ने फोर्स को निकाल लिया, C1 फोर्स को निकाल लिया। तो यहाँ पे ये था स्ट्रेस CA, यहाँ पे था C डैश। ठीक है, एरिया हम लोग को पता है BF इंटू DF। ठीक है, बस ऐसे करके निकाल लिया। सो अब यहाँ पे देखो, ये अभी हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि ये जो एक ट्रेपीजॉइड है, यहाँ पे देखो आपका ये जो CG का डिस्टेंस टॉप सरफेस से कितना है, उसी को तो मैंने y1 करके लिया है। ठीक है, अगर y1 का वैल्यू आ जाएगा तो बस D से माइनस कर देंगे, LA1 विल बी इक्वल टू D माइनस y1। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो अभी देख लो, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है y1 इज इक्वल टू, ठीक है, y1 इज इक्वल टू CA प्लस 2 टाइम्स C डैश डिवाइडेड बाय CA प्लस C डैश होल मल्टीप्लाइड बाय DF बाय 3। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस डायग्राम ये है, यहाँ पे CA है, यहाँ पे C डैश है। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर कि आपका फोर्स कहीं यहाँ पे लग रहा है C1, आपको देखो ये चाहिए डिस्टेंस y1। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। y1 डिस्टेंस आप जहां से निकालोगे पहले उसको लिखो, मतलब कि y1 डिस्टेंस आप कौन सा तरफ से निकाल रहे हो, आप C डैश की तरफ से नहीं निकाल रहे हो, आप CA की तरफ से निकाल रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा y1 विल बी इक्वल टू, पहले जहां से जिस तरफ से आप डिस्टेंस को निकाल रहे हो पैरेलल साइड्स, तो पहले उसको लिखो CA, उसके बाद जो ऑपोजिट पैरेलल साइड है उसका डबल करो C डैश डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होगा, दोनों का एडिशन CA प्लस C डैश। अब इसको होल मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये डिस्टेंस के साथ, ये जो टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो हम लोग फ्लैंज के लिए निकाल रहे हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम में ये डिस्टेंस DF होगा कि नहीं होगा, DF होगा, तो बस DF बाई 3। अब सिमिलरली अगर आपको नीचे से निकालना होता, चलो मैं इसको लिख देता हूँ चलो x1 करके लिखता हूँ। आपको देखो C डैश की तरफ से निकालना है, तो C डैश की तरफ से अगर निकालोगे तो x1 क्या होगा, पहले C डैश को लिखेंगे प्लस डबल करेंगे CA का डिवाइडेड बाय C डैश प्लस CA करेंगे, फिर होल इनटू क्या होगा, DF बाई 3। ओके गाइस, ये आई गेस ये अभी क्लियर हो गया।
ओके ठीक है, तो अभी देखो y1 डिस्टेंस ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। सो देयरफॉर LA1 क्या होगा, LA1 विल बी इक्वल टू d माइनस y1। ठीक है, तो y1 का ऐसे निकाल लेंगे, फिर LA1 निकाल लेंगे, उसके बाद बस mr, चलो इसको mr1 करके लिखते हैं। सो mr1 क्या होगा, mr1 होगा c1 इंटू LA1। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्स C2। ठीक है, अब देखो मैंने इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, मतलब कि इसको अगर पूरा फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या होगा, BF DF CA प्लस C डैश बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय CA प्लस 2 टाइम्स C डैश प्लस CA प्लस C डैश इंटू DF बाई 3। ठीक है, तो इसी को मैंने अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको D से माइनस करना है, सॉरी, ये होगा आपका, इसीलिए देखो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, D माइनस, फिर यहाँ पे आएगा आपका CA प्लस 2 टाइम्स C डैश प्लस CA प्लस C डैश, ठीक है, इंटू DF बाई 3 ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीधा C1 इंटू LA1 करके, मतलब कि अलग अलग से निकाल के ऐड कर देना बस। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्स नंबर 2 C2। ठीक है, अब देखो C2 फोर्स क्या होगा, C2 फोर्स अभी नीचे वाला पार्ट के लिए चाहिए, फ्लैंज के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, अभी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये वाला जो एरिया है उसके लिए निकालना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस डायग्राम तो कुछ ऐसा ही था। ठीक है, कुछ ऐसा ही था, तो ये वाला पार्ट हो गया, तो नीचे वाला पार्ट के लिए स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। ठीक है, आसान इसीलिए होता है क्योंकि ये ट्राइंगुलर ही है। ठीक है, ट्राइंगुलर है, तो अगर यहाँ पे फोर्स C2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स 1/3 होगा, तो ये डिस्टेंस पहले हम लोग को चाहिए, यहां तक है। ओके गाइस, देखो मैं न्यूट्रल एक्सिस का नीचे वाला पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका नीचे भी है ये। ठीक है, ऐसे, तो ये था एक्स ए, ये था DF जिसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा एक्स ए माइनस DF, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस DF बाई 3, होगा कि नहीं होगा, होगा, राइट। तो दैट मीन्स Y2 डिस्टेंस कितना होगा, Y2 डिस्टेंस था ये जो CG का डिस्टेंस टॉप सरफेस से चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है एक्स ए माइनस DF बाई 3, तो बाकी तो ये डिस्टेंस हम लोग को ऑलरेडी पता ही है, ये क्या है, ये DF है कि नहीं, राइट। यस, बस ऐड कर देंगे, सो DF प्लस एक्स ए माइनस DF बाई 3 करेंगे, यही होगा आपका Y2। ठीक है, तो पहले चलो फोर्स को निकाल लेते हैं C2। तो C2 फोर्स भी सेम, एरिया इंटू स्ट्रेस करेंगे, एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स ए माइनस DF इंटू क्या होगा BW, राइट, क्योंकि ये विथ, इसी विथ को तो हम लोग BW करते हैं, आ गया एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस तो आसान है, राइट, इस बार C डैश बाई 2 होगा, राइट, क्योंकि ये ट्राइंगुलर है, तो C डैश प्लस 0/2 है, तो ये C डैश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को चाहिए ओके Y2। सो Y2 विल बी इक्वल टू, अभी तो ये समझ गए हम लोग, Y2 विल बी इक्वल टू DF प्लस एक्स ए माइनस DF बाई 3। सो देयरफॉर LA2, ओके, LA2 क्या होगा, LA2 विल बी इक्वल टू D माइनस Y2। ठीक है, उसके बाद बस MR2 निकाल लेंगे, MR2 तो निकालना भी आसान है, फोर्स आ गया, डिस्टेंस आ गया, बस ऐसे करके निकाल लेंगे। सो देयरफॉर टोटल MR क्या हो जाएगा, बस ऐड कर देंगे MR1 प्लस MR2। ओके गाइस, ठीक है, तो यही यही है फॉर्मूला,
ठीक है, बस अलग अलग निकाल लेना है। पहले हम लोग निकाल लेंगे MR1, फिर निकाल लेंगे MR2। तो इसको फॉर्मूला को बाय हार्ट करने से अच्छा है कि आप लोग ओके अलग अलग से इसको याद करो। ठीक है, वही बेटर है। ओके, चलो सबने लिख लिया ना? ठीक है। ओके, सब चलो डिजाइन फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि अगर टी सेक्शन का एक क्वेश्चन आ गया कि डिजाइन करना है, तो डिजाइन स्टेप्स मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, डिजाइन स्टेप्स कैसे करना है। डिजाइन फॉर्मूला। ओके, सो डिजाइन फॉर्मूला में ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एजम्पशंस है। ठीक है, तो एजम्पशंस है, चलो इसको लिखते हैं अभी। डिजाइन फॉर्मूला में एजम्पशंस करके लिखते हैं। ओके, एजम्पशंस। सो नंबर 1, बस डिजाइन में जो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बैलेंस सेक्शन बनाते हैं। तो बस वही करना है, कंसीडर ए बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, कंसीडर ए बैलेंस सेक्शन फॉर डिजाइन। कंसीडर ए बैलेंस सेक्शन फॉर डिजाइन। तो बैलेंस सेक्शन में बस क्या होगा, XA विल बी इक्वल टू XC। CA क्या होगा, विल बी इक्वल टू सिग्मा CBC। ठीक है, और साथ ही साथ TA होगा सिग्मा ST। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, नेग्लेक्ट वेब पोर्शन। ठीक है, डिजाइन को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग वेब पोर्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन है थोड़ा। रीजन देखो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वेब एरिया में अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू फ्लैंज, आपका वेब का वो वाला एरिया जो आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आता है, उसका एक्चुअली एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, एरिया एक तो छोटा होता है, और साथ ही साथ उसका स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। ठीक है, आपका मेजर चंक ऑफ द स्ट्रेस अगर आप देखोगे तो वो फ्लैंज सेक्शन पे ही लाई करता है, मतलब कि DF तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है, एक तो एरिया भी कम और उसमें स्ट्रेस भी कम ही लगता है। तो इसीलिए डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेब पोर्शन को नेग्लेक्ट कर लेंगे। मतलब कि ऐसे समझ लो कि आपका जो वेब पोर्शन है जो न्यूट्रल एक्सिस के आपका ऊपर में है, ये मतलब कि रिजर्व स्ट्रेंथ जैसा काम करेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर वीक होगा। एक्चुअली में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर और ज्यादा सेफ होगा। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि इसका स्ट्रेंथ पूरा 0 है, इसका स्ट्रेंथ तो कुछ है, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट ही कर रहे हो। मतलब कि इसका चल मतलब कि तेरा स्ट्रेंथ ही नहीं है, हम लोग सीधा फ्लैंज पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब कि ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी जब न्यूमेरिकल करेंगे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का, तब आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू बहुत कम आ जाता है। ओके, वेब के लिए मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट नंबर 3, लीवर आर्म। ठीक है, जो लीवर आर्म होगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे 0.9 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ करके। ठीक है, 0.9 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ। इसका भी रीजन देखो क्या है। ओके, मैं रीजन को बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को एजम्पशन को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसका देखो रीजन ये है कि एक तो हम लोग वेब पोर्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग बस फ्लैंस फ्लैंस को ही देख रहे हैं। तो अगर हम लोग फ्लैंस को ही बस देख रहे हैं, लेट्स कंसीडर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम लोग बस वेब सॉरी फ्लैंस को ही देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फोर्स कहाँ पे होगा, C1 फोर्स आपका यहीं कहीं होगा, राइट। जो मतलब कि जो आपका फोर्स जो आप कंसीडर करने वाले हो, वो तो फ्लैंस पे ही लाई करेगा। तो ऊपर से जो आपका ये एक्चुअली में जो DF होता है ना, वो कंपेयर टू योर इफेक्टिव डेप्थ, कंपेयर टू इफेक्टिव डेप्थ आपका DF का वैल्यू बहुत छोटा होता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला डिस्टेंस को, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग 90% ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ करके एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, इसको 0.9 टाइम्स डी कर दिया, मतलब कि ये डिस्टेंस जो आपका एक्चुअली df/2 होना चाहिए, इसको हम लोग मतलब कि 10% ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी करके एज्यूम किया है बस। ठीक है, तो 0.1 डी हो गया है। ओके, तो ये है नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट ओके, तो लीवर आर्म हम लोगों ने कर लिया। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, एक तो वेब पोर्शन को नेग्लेक्ट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, लीवर आर्म को 0.9 डी करके मैंने एज्यूम किया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से मैं एक एक शॉर्ट, मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्मूला निकालने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो इसको पहले कर लेते हैं। तो अभी नंबर ए करके लिखता हूँ, चलो। तो इसमें सेम वही करूंगा मैं भी, दैट इज इक्वेटिंग, जो इस बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करना है उसको मैं एमआर फॉर्मूला के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा। ठीक है, सो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ऑलरेडी देखो अभी एजम्पशंस के हिसाब से हम लोग को पता है कि वेब पोर्शन को नेग्लेक्ट करना है, तो मतलब कि बस फ्लैंस को ही लेंगे। तो फ्लैंस का एरिया क्या होगा, बी एफ इंटू डी एफ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया को बी एफ इंटू डी एफ इंटू इसका स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, लेट्स कंसीडर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा सी ए, यहाँ पे होगा सी डैश। अब देखो हम लोग इसको बैलेंस मान के डिजाइन कर रहे हैं, तो सी ए क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी। तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता है डी एफ। तो अगर ये डी एफ है, तो सी डैश के लिए भी सिमिलर ट्रायंगल लेके हम लोग निकाल लेंगे, राइट। अभी ये बैलेंस सेक्शन है, दैट मीन्स ये तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये क्या होगा एक्सी। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्सी माइनस डी एफ, राइट। दैट मीन्स सी डैश, ओके मैं लिख लेता हूं, सी डैश बाय, चलो सी ए करके लिखता हूं, विल बी इक्वल टू एक्सी माइनस डी एफ बाय एक्सी, ये होना चाहिए। ठीक है, अभी सी ए क्या है, सी ए तो सिग्मा सीबीसी है, तो ये हो गया सिग्मा सीबीसी। तो सी डैश क्या होगा, सी डैश होगा एक्सी माइनस डी एफ बाई एक्सी, ओके, इंटू सिग्मा सीबीसी होगा। ठीक है, तो सी डैश को मैंने सिग्मा सीबीसी का टर्म्स में लिख लिया है। तो मतलब कि अभी यहाँ पे हमको मतलब मुझे चाहिए था एक्चुअली स्ट्रेस को चाहिए था। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस हम लोग को पता है कि दिस स्ट्रेस वैल्यू विल बी इक्वल टू सी ए प्लस सी डैश बाई टू, राइट, यही तो होगा सिंपल टर्म्स में, सी ए प्लस सी डैश बाई टू। तो सी ए तो सिग्मा सीबीसी है, और सी डैश के लिए भी मैंने एक इक्वेशन निकाल लिया। तो मतलब कि ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अभी सिग्मा सीबीसी प्लस एक्सी माइनस डी एफ बाई एक्सी इंटू सिग्मा सीबीसी। ये तो मैंने दोनों स्ट्रेस को ऐड कर दिया, तो ये फिर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एरिया इंटू स्ट्रेस क्या मुझे मिल गया फोर्स, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो यही लीवर आर्म कितना है, जो हम लोग एज्यूम करेंगे 0.9 टाइम्स दी। ठीक है, 0.9 टाइम्स दी। तो इसी को अगर आगे मैं और सॉल्व करूंगा, ये होगा आपका डी एफ सिग्मा सीबीसी मैंने कॉमन ले लिया, 2 को भी बाहर लेके आया, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एक्सी माइनस डी एफ बाई एक्सी। ठीक है, और 2 को अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 0.45 डी। ठीक है, तो मतलब कि चलो 0.45 को आगे लिखते हैं, 0.45 टाइम्स, चलो बी एफ डी एफ सिग्मा सीबीसी और एक्सी। अभी देखो इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्सी माइनस डी एफ बाई एक्सी इंटू डी। ठीक है, इसको और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.45 टाइम्स बी एफ इंटू डी एफ इंटू सिग्मा सीबीसी, और एक्सी क्या है, एक्सी तो के डी है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स के डी माइनस डी एफ बाई के डी इंटू डी। के डी इंटू डी।
ठीक है, तो के डी इंटू डी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डी को कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो मतलब कि देखो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखता हूँ, जो फॉर्मूला मतलब कि देखो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो डिजाइन आसान हो जाता है। ठीक है, कि सीधा बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 0.45 टाइम्स बी एफ इंटू डी एफ इंटू सिग्मा सीबीसी। सो बी एफ डी एफ सिग्मा सीबीसी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 टाइम्स के डी या फिर एक्स ही करके लिख सकते हो माइनस डी एफ बाई के। ठीक है, ओके, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यस गाइस बताओ, ये जो मैंने इक्वेट करके निकाला, देखो हम लोग ये फॉर्मूला में ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये किसके लिए है? दिस इज डिजाइन फॉर्मूला, मतलब कि सेक्शन साइज कुछ भी गिवन नहीं होगा, आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए आपका जो टी सेक्शन का जो ये डेप्थ होगा डी, इसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि दिस इज बेसिकली योर डेप्थ फॉर्मूला। ठीक है, जो हम लोग पहले बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर करके किया था ना, तो सिमिलरली ये वाला है आपका डेप्थ फॉर्मूला फॉर टी सेक्शन। ठीक है, सो ये हो गया डेप्थ फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया डेप्थ फॉर्मूला। ओके, सबने लिख लिया ये? आज एलएसएम नहीं कर, ओके, एलएसएम आपका डब्ल्यूएसएम हो गया क्या? यस, डब्ल्यूएसएम अगर हो गया है तो वजह आस्किंग। ओके, तो देखो आज तो नहीं होगा क्योंकि अभी इसका क्वेश्चंस करना है, अभी इतना पढ़ लिया, इसका तो क्वेश्चन करेंगे। डब्ल्यूएसएम मैं अगले क्लास से शुरू करूंगा। ठीक है, सॉरी एलएसएम अगले क्लास से मैं शुरू करूंगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया डेप्थ फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट लिखता हूं मैं नंबर चलो बी करके लिखता हूँ, ये तो हो गया डेप्थ फॉर्मूला। अब नंबर बी होगा आपका एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, ओके, इसमें भी चलो लिख ही देता हूँ नंबर ए में, मैंने सीधा शुरू कर दिया था इक्वेटिंग करके, नंबर ए करके लिखता हूँ, आप लोग भी इसमें लिख लो। ये है आपका डेप्थ फॉर्मूला। ठीक है, डेप्थ फॉर्मूला ये हम लोगों ने निकाला है। अब नंबर बी एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्टील तो अभी निकालना और भी आसान है, राइट, क्योंकि बस क्या करना है, जो जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है उसको लेंगे। बैलेंस सेक्शन है, सिग्मा एस दिया गया, एरिया ऑफ स्टील जो निकालना है वो ए एस दिया गया, लेबर आर्म ऑलरेडी हम लोगों ने एज्यूम किया है 0.9 डी। सो देयरफॉर ए एस टी क्या होगा, ए एस टी विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू 0.9 टाइम्स डी। ठीक है, तो ये और एक फॉर्मूला हो गया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूलास। अभी ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन,
क्वेश्चन A continuous beam, continuous T-beam, continuous T-beam of effective span 10 meter is as shown in figure. Okay, is as shown in figure. Okay, चलो डायग्राम को फिगर बाद में बना दूंगा, इसके नीचे लिख देता हूँ. Okay, use M20 and FE 415 and calculate MR. ठीक है, कैलकुलेट मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है. So, ये है क्वेश्चन, ये है इसका डायमेंशंस, ये है 120 mm, ठीक है, और ये बी का डायमेंशन बताया गया है 1600 mm, और ठीक है, ये मतलब बेसिकली आपका 6 नंबर्स ऑफ 25 mm दाया बार से, ये डिस्टेंस है आपका 400 mm, ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ इज 7. ओके, इफेक्टिव डेप्थ की टोटल, हाँ इफेक्टिव डेप्थ, चलो टोटल को दिखाता हूं मैं. टोटल डेप्थ 800 mm. ओके गाइस, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. ठीक है, इफेक्टिव कवर देखो मेंशन नहीं है, तो इसको भी सेम हमेशा एज यूजुअल 50 जैसा एज्यूम कर लो. इफेक्टिव कवर इज नॉट गिवन. ठीक है, अब देखो जब हम लोग टी सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें देखो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो गिवन डाटा को ही लिख लेते हैं. चलो, सो गिवन कैपिटल बी बोला गया है 1600 mm, डीएफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज 120 mm, ठीक है, और टी सेक्शन में देखो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसका ज्यादा क्या यही आता है. इसका दी है 800 mm, ठीक है. इफेक्टिव कवर को चलो 50 करके एज्यूम करते हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा 750 mm. ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ स्टील, AST will be equal to 6 into 5/4 into 25 square. ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील. और उसके बाद और एक डायमेंशन BW width of the web is 400 mm. ठीक है, ये है 400 mm. ठीक है, अब देखो इसमें देखो हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या करना है. फर्स्ट स्टेप देखो हमेशा इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस को निकाल लो, BF को निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, इफेक्टिव, क्योंकि एनालिसिस के लिए इफेक्टिव विड्थ ही यूज होता है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ
फ्लैंज, ठीक है, इफेक्टिव विथ अ फ्लैंज BF। ओके, तो BF इसका फॉर्मूला क्या था? अब देखो ये बस एक कंटिन्यूअस टी बीम करके बोला गया है। यस यस, ये स्लैब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला होगा L0 डिवाइडेड बाय L0 बाई B, ठीक है, जो मैंने आगे दिखाया था आप लोगों को, प्लस 4 प्लस BW, ठीक है। इस फॉर्मूलास को याद कर ही लो, क्योंकि देखो आपका एक्चुअली WSM और LSM टी सेक्शन का केस में इफेक्टिव विथ फ्लैंज के लिए सेम फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे देखो L0 कितना होगा, कंटिन्यूअस बीम बोला गया है, तो कंटिन्यूअस या फिर फिक्स के लिए इफेक्टिव स्पेन बोला गया है 10 मीटर। तो L0 क्या होगा, पॉइंट्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, so that will be equal to 0.7 times L effective। तो मतलब कि 0.7 टाइम्स 10 मीटर, तो मतलब कि 7 मीटर, मतलब कि 7000 mm, ठीक है। ये क्यों किया हम लोगों ने, सिंस कंटिन्यूअस, ओके, सिंस कंटिन्यूअस। सो बस अभी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। सो L0 7000, इसके बाद यहाँ पे होगा 7000 बाई B कितना है 1600 प्लस 4 प्लस BW क्या है 400, बस यहां से आ जाएगा BF का वैल्यू। किसी का आ गया तो बताना। 1235.82। 1235.82, चलो 8 करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, BF का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है B, ठीक है। अगर BF का वैल्यू 1600 से बड़ा आता तो वो वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग B को ही ले सकते हैं मैक्सिमम। इस केस में ओके है, राइट, क्योंकि ये B से कम आ गया, जो कि आपका 1600 mm है, ठीक है। तो देयरफॉर ठीक है, मतलब कि देयरफॉर BF का वैल्यू यही होगा 1235.8 mm, और ठीक है। अभी सेम स्टेप, अभी तो बस BF जैसे ही निकल गया, अभी तो बस क्या करना है आप लोगों को, पहले निकालो क्रिटिकल डेप्थ निकालो, पहले XC निकालो, XA निकालो, कंपेयर करो अंडर है कि ओवर है उसके हिसाब से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XC का वैल्यू चाहिए। सो XC विल बी इक्वल टू M सिग्मा CBC बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था M20 FE4415, तो सिग्मा CBC 7, उसके बाद सिग्मा ST हो गया आपका 230, तो M तो पता ही है 3 टाइम्स सिग्मा CBC, बस वैल्यूज को प्लेस करो और देखो, ये तो आप लोग कर ही लोगे। अभी XC का वैल्यू बस बता देना कितना है। 216 सर। 216 सर। ओके, मेरा 212 ऐसा कुछ है। ओके, M का वैल्यू कितना है 13.33 सर।
ओके, आपने एक ही बार निकाल दिया, उन्हें एम का वैल्यू तो चाहिए फिर भी, राइट? 13.33 करेगा सर उसमें डाल के। ओके ओके, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसको राउंड अप करके 13 लिया होगा। ओके ठीक है, ओके। बाकी का भी चेक करना, 216 पॉइंट, जस्ट 216 एग्जैक्ट आया सर। 21 216 पॉइंट नहीं आया सर, एग्जैक्ट नहीं आया। एग्जैक्ट, ओके ओके, तो 216 ओके। तो एक्स का वैल्यू आ गया अभी एक्स से। ओके गाइस, अब देखो, ओके यहाँ तक किसी का नहीं हुआ है तो बताओ। ओके, सबका हो गया तो ठीक है। अब देखो, अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, ठीक है? टी सेक्शन में देखो, अभी आपको नेक्स्ट निकालना है एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि आपको एक्स ए का वैल्यू चाहिए अभी, ठीक है? अब देखो, हम लोग को पता नहीं है कि एक्स ए जो है वो फ्लैंज में लाई करता है कि वेब में लाई करता है, ठीक है? मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, न्यूट्रल एक्सिस अगर वेब में होगा तो यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग को ये चीज पता नहीं है, तो ऐसा केसेस में हमें से क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है? हम लोग एज्यूम करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस चलो वेब में लाई करता है बोल के, क्योंकि देखो वेब में लाई करने का चांसेस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू फ्लैंज। लेकिन आप लोग का एक्चुअली फ्लैंज का क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है? बट फिर भी देखो, ये आपके ऊपर है, मतलब कि आप पहले वेब बोल के एज्यूम करोगे, ठीक है? ओके गाइस, अभी ध्यान से सुनना, डीएफ का वैल्यू कितना है? डीएफ का वैल्यू 120 है कि नहीं? 120 है। तो अभी मैं पहले एज्यूम करूंगा कि चलो मैंने एज्यूम कर लिया कि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो, ध्यान से सुनना, आपका न्यूट्रल एक्सिस जो वो फ्लैंज में लाई करता है। और उसके बाद जब आपने मोमेंट ऑफ एरिया करके निकाला, तो लेट्स कंसीडर कि आपका एक्सए का वैल्यू 140 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, आपका एजम्पशन गलत है, क्योंकि आपने एज्यूम किया था कि वो फ्लैंज में लाई करता है और आपने फ्लैंज का फॉर्मूला लगाया। लेकिन आपको देखो एक्सए का वैल्यू उल्टा बड़ा आ जाएगा, मतलब कि एक्चुअली वो वेब में लाई करेगा। तो जैसे ही पता चल जाएगा तो बस, अभी हेंस देयरफॉर न्यूट्रल एक्सिस लाइस इन द वेब करके हम लोग बस फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तो सीधा देखो, वेब में मैंने वेब का ही क्वेश्चन दिया है, तो इसमें चलो ऐसे ही करते हैं अभी। दैट इज एज्यूमिंग, ओके, एज्यूमिंग न्यूट्रल एक्सिस, ओके, एज्यूमिंग न्यूट्रल एक्सिस इन वेब एरिया, ठीक है? न्यूट्रल एक्सिस को चलो अभी मैंने वेब में इसको कंसीडर किया है, तो इसके हिसाब से बस फॉर्मूला को लगाओ अभी। इसके लिए देखो बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, मोमेंट ऑफ एरिया ही तो चाहिए बस, न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला सेक्शन से, राइट? तो इस एरिया को ले लो, ये हम लोग को पता है, ये है बी एफ, ये है डी एफ, ये हो गया एरिया 1। इसका डिस्टेंस हो जाएगा, बस एक्सेस से डी एफ बाई 2 को माइनस करना है, राइट? इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस से एरिया 1 का डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद एरिया 2 ये है, तो ये हम लोग को पता है, ये है एक्स ए माइनस डी एफ, और ये विथ हम लोग को पता है बी डब्ल्यू, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। बस उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम वेब क्या होगा, इसका आधा होगा, इसका हो जाएगा एक्स ए माइनस डी एफ होल बाई 2। ओके, बस ऐसे प्रोसीड करो। मोमेंट ऑफ एरिया बी एफ डी एफ एक्स ए माइनस डी एफ बाई 2 प्लस बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, ये हो गया एरिया, फिर एक्स ए माइनस डी एफ बाई 2। So this must be equal to m ASP d minus x। ये बाकी सब वैल्यूज को प्लेस करो, ठीक है? बी एफ डी एफ सब कुछ तो पता है हम लोग को, एक्स से बस एक्स से यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स ए का वैल्यू, एम का वैल्यू पता है, ए एस टी भी पता है, राइट?
$197 आ रहा है सर। 197 ओके सर पता नहीं सर, मेरा लंबा कैलकुलेशन मेरा कैलकुलेटर गड़बड़ करता है। अभी तो सही आ गया। ठीक होगा सर। हाँ 197 ऐसा आ रहा है ना। हाँ सर हाँ 197। ठीक है। अरे यहाँ पे 195 ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें भी तो आपका कुछ किस कोई एक वैल्यू m का वैल्यू मतलब 13 लिया है, इसलिए ठीक है 197 197.95 95 सर। ओके ओके सबका इतने आ रहा है देखो। ठीक है अब देखो एक्स का वैल्यू जैसे ही आपको आ गया, बस अभी कंपेयर करना है। मतलब कि हम लोग को पता है कि आपका डीएफ कितना था 120, और आपने एज्यूम किया है कि न्यूट्रल एक्सिस वेव में लाई करता है, मतलब कि वो 120 से बड़ा है, तो 120 से तो बड़ा आ गया राइट। अगर ये 110 आता मतलब कि हम लोग का एजम्पशन गलत है, आपका न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि फ्लैंज में लाई करेगा। तो इसमें विच इज ग्रेटर देन डीएफ जो कि है आपका 120 mm, therefore assumption is correct। एग्जाम्पशन नहीं पता चल गया हम लोग का एग्जाम्पशन करेक्ट है। अब बस क्या करना है अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो। अभी देखो एक्स ए का वैल्यू तो हम लोग को पता चल ही गया, इसी एक्स अभी और एक चीज क्या है, अभी एक्स से इस एक्स से जो कि है आपका 197.95 mm, ये क्या है अभी लेस देन होगा। यस ये एक्सी से कम है, एक्सी है आपका 216 mm। सो देयरफॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, सो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, आपका सी ए सिग्मा सीबीसी से कम होता है, बट टी ए सिग्मा एस टी के बराबर होता है। तो मतलब कि पहले आप हम लोग को तो पता है कि कंप्रेशन जोन से निकालना है, तो मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सी ए का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल लगा लो, निकाल दो पहले सी ए का वैल्यू। ठीक है टी ए बाई एम which is equal to sigma st by m। ये डिस्टेंस अभी हम लोग को पता है x से, ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस x से सी ए, और साथ ही साथ चाहे तो हम लोग सी डैश को भी निकाल सकते हैं। ठीक है देखो मैंने सीधा स्ट्रेस डायग्राम बना दिया। ठीक है आप लोग जिनको डायग्राम बाद में बनाना है आप लोग बना लेना, बस टी सेक्शन को साइड में बनाना है। ठीक है टी सेक्शन के साथ ऐसे ओके। तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या होगा आपका सी ए बाई सिग्मा एस टी बाई एम मस्ट बी इक्वल टू सी ए का डिस्टेंस है एक्स से, दूसरा का डिस्टेंस है आपका d माइनस एक्स से, तो which implies CA will be equal to sigma ST into XA m into d minus XA। तो वैल्यूज हम लोग को पता है ये है 230, XA का वैल्यू कितना था, XA का वैल्यू था आ गया x ओके 195 no 187 सर 187.95 13.33 750 minus 197.97 ओके सी ए का वैल्यू कितना आ रहा है अभी 6.22 सर। यस सही है 6.22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है अब नेक्स्ट सीरीज को भी निकाल ही दो 4.63 यार। यस 4.63 तो 4.63 फिर से एक बार चेक करो तो
इसमें इतना छोटा वैल्यू कैसे आ गया? इसमें गलती हो गई। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसमें, तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो सी डेस के लिए सी ए का वैल्यू पता चल गया 6.22। ये है आपका डी एफ, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स ए माइनस डी एफ, डिस्टेंस इज एक्स ए। Yes, sir. DF ने दल के सर हम क्लियर कवर कर डाल देते। ओके ओके, हाँ इसका तब तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? 2.44, yes sir. 2.44, हाँ अब ठीक। ओके, तो सी ए का वैल्यू जैसे आ गया। अभी सी डेस के लिए फिर से सिमिलर ट्रायंगल, ये सी डेस यही तो स्ट्रेच चाहिए, तो जिन्होंने नहीं किया आप लोग कर लो। सी डेस बाई सी ए विल बी इक्वल टू, सी डेस का डिस्टेंस है एक्स ए माइनस बी एफ बाई एक्स ए। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा सी डेस हो जाएगा सी ए इंटू एक्स ए माइनस बी एफ बाई एक्स ए। तो सी ए 6.22, एक्स ए कितना था? एक्स ए का वैल्यू 197.97, डी एफ 120 बाई 197.995 था, 95। ओके, तो सी डेस का वैल्यू आ गया 2.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सी ए का वैल्यू आ गया, सी डेस का वैल्यू आ गया। अभी और नेक्स्ट निकालना है हम लोग को, देखो लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म का डिस्टेंस के बिना अभी पॉसिबल नहीं है। फिर बस लीवर आर्म का डिस्टेंस को निकाल दो, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को। तो इसको चलो पार्ट पार्ट करके करते हैं अभी। पहले एम आर फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फ्लैंज, एम आर फॉर फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, चलो पहले फ्लैंज के लिए निकाल लेते हैं। फॉर फ्लैंज पोर्शन, सो उसके लिए पहले लिखेंगे अभी C1। C1 will be equal to BF into DF into स्ट्रेस होगा CA plus C dash by 2, CA plus C dash by 2। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट चलो इसी साइड में निकालते हैं LA1, ये होगा आपका D माइनस Y1। ठीक है, तो D माइनस Y1 मतलब कि, ठीक है हम लोग अभी फ्लैंज पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाला है। लेट्स कंसीडर न्यूट्रल यहाँ पे। ठीक है, तो ये है सी डेश। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा C1, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं Y1 करके, तो ये था CA। तो Y1 को ही पहले निकाल लेते हैं, राइट। Y1 विल बी इक्वल टू, मैंने जो फॉर्मूला में बोला था, CA प्लस 2 टाइम्स C डैश डिवाइडेड बाय CA प्लस C डैश होल इनटू DF बाई 3। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस के लिए निकल जाएगा। ये तो है DF, दैट इज 120। ओके, so Y1 will be equal to 6.24 2 times 2.44, 6.24 plus 2.44
डीएफ कितना है 120, बस इसको 3 से डिवाइड करो, ये आ गया y1। ठीक है, y1 जैसे आ जाएगा तब तो आ ही गया, LA1 विल बी इक्वल टू डी से बस y1 को माइनस कर दो। ठीक है, सिमिलरली फोर्स फोर्स तो निकल ही जाएगा 1235.8 डीएफ है 120, 6.24 प्लस 2.41 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से मिलेगा C1। उसके बाद बस MR1 करके लिखते हैं, C1 इंटू LA। ठीक है, मुझे चलो सीधा आप लोग ये सब निकाल के मुझे वैल्यू ही बता देना कितना आ रहा है। सर 448.67। यस, सही आ रहा है 448.67 किलो न्यूटन मीटर। ओके, y1 आपने निकाला अलग से, y1 कितना आ रहा है? 698.73। sorry 51.27। 51.27। ओके, तो ये तो 750 से आपने y1 को माइनस किया है 51.27। ओके, ये कितना आ रहा है? 698.73। 8.7। ओके, ठीक। फोर्स जो आपका कितना आ रहा है? 6 C1 सर C1 नहीं कैसे था सर, पूरा डाल दे सर। ओके ओके, ठीक। ओके, बाकियों का बताओ, आप लोग का आया कि नहीं? ओके, क्योंकि आइए राइट, जैसे MR1 आ गया, अभी नेक्स्ट वेब के लिए निकाल दो। तो फ्लैंज के लिए था MR फॉर फ्लैंज पोर्शन। अभी नेक्स्ट MR फॉर वेब पोर्शन। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि वेब में आपका एक्चुअली बहुत कम आता है वैल्यू। ठीक है, मैं डायग्राम को चलो इस बार अच्छे समझ ही गए होंगे। ठीक है, फॉर्मूला को देख लेना अगर किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, सो फ्लैंज के लिए हो गया। अभी हम लोग को नीचे वाला सेक्शन के लिए करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेस 0 और यहाँ पे स्ट्रेस C-लेस, राइट। तो बस आपको यहाँ पे जो फोर्स C2 होगा, तो ये डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, दिस इज XA माइनस DF, राइट। क्योंकि ये है आपका DF, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका DF प्लस
XA माइनस BF बाई 3। ठीक है, तो ये होगा आपका C2 फोर्स के लिए डिस्टेंस। तो इसके लिए भी सेम वे में करेंगे, पहले तो फोर्स निकालेंगे C2, तो इस बार तो एरिया ये होगा, ये है BW, सो BW into XA minus DF multiplied by C dash by 2। ओके, सो BW का वैल्यू है 400, XA 197.95 minus 120, C dash का वैल्यू हम लोग को पता है 2.44 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा C2 फोर्स। नेक्स्ट LA2, LA2 will be equal to D minus DF, इसको अलग से निकाल ही लो, चलो इसे करते हैं सीधा। LA2 will be equal to D minus Y2, तो Y2 is equal to DF plus XA minus DF by 3। ठीक है, सब वैल्यूज देखो हम लोग को पता ही है, तो ये हो गया 120 प्लस XA 197.95 माइनस DF कितना था 120 by 3, तो यहाँ से आएगा Y2 का वैल्यू ओके। सो LA2 इधर आ गया, उसके बाद फिर बस अभी LA2 निकाल दो, LA2 will be equal to D minus Y2। ओके, उसके बाद बस मल्टीप्लाई कर देना, वही होगा आपका MR2, so MR2 will be equal to C2 multiplied by LA2। ओके, कितना आ गया ये वैल्यू बताना, चलो निकाल लो। यस, सही आ रहा है ये 22.9 ऐसा कुछ आएगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसीलिए देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्लैंज में देखो 500 के आसपास आ रहा है, मतलब 450 के आसपास आ रहा है, और वेब वाला पोर्शन में देखो ओनली नियर अबाउट 30 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वेब वाला पोर्शन में एक्चुअली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि स्ट्रेंथ कम होता है। ओके, तो मेजोरिटी मतलब कि वही है, फ्लैंज तो इसीलिए बनाते हैं कि पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके मैक्सिमम कंट्रीब्यूट मतलब वही करें। तो उसके बाद बस टोटल MR चाहिए आपको, तो क्या करेंगे बस ऐड कर दो MR1 प्लस MR2। ठीक है, तो इसीलिए T सेक्शन में हमेशा थोड़ा अलग अलग करके करो, तो एक्चुअली आपका गलती भी नहीं होगा और थोड़ा आसान भी हो जाता है। अब इसी फॉर्मूला को अगर एक साथ सब लिख देते हैं तब तो गलती होने का चांसेस बहुत रहता है। 448.67 प्लस 22.9, ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटल MR। ओके, सबका हो गया, किसी का रह गया तो बताओ। 471.57 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, पोर्शन का ये था, ये का था। ठीक है, अभी देखो ये सेम क्वेश्चन अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लैंज में लाई करता है तब तो एकदम एक ही बार में निकल जाता है, राइट, क्योंकि उसको रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे हम लोग तब लेके ही एनालिसिस कर देते हैं। ओके गाइस, ओके चलो, ओके हम लोग चलो अगले क्लास में ओके कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है और सर। कल, ओके कल मॉर्निंग को तब तो क्लास करते हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 8 to 9:30 कल करते हैं एक क्लास। 8 to 9:30 हाँ हाँ, सर। थोड़ा लेट होने से सर जैसे इनके बता देना, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग को दोनों ज्यादा जरूर। ओके ओके, मॉर्निंग का तब तो चलो कल तो सैटरडे है, ठीक है, तब तो कल सेम रेगुलर टाइम में करते हैं भैया 9:30 में। फिर आपका एक्चुअली वो कोई कोई ड्यूटी जाता है ना, फिर उसके सर तो बाद। बेस्ट संडे को ना सर एक्स्ट्रा आवर्स ले लो, बाकी लोग का जो छोड़ दो, संडे को सर सब टाइम पे करा के लाइक 3-4 आवर्स। हाँ हाँ हाँ, संडे को 4 आवर्स करते हैं, वो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ये आपने सही बोला। ठीक है, होगा तब तो कल चलो रेगुलर टाइम 7 में ही करते हैं। ठीक ठीक है सर। है, ओके, ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन।